चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, ज्योतिष गहन सागर की भांति अथाह है। लहरों में जिस प्रकार सागर की समझ नहीं हो पाती कितना गहरा है, उसी तरह यह अथाह सागर है। इसमें जिसको जितना अनुभव हुआ उसने उतनी अपनी बातें लिखी। चलिए आज हम इस विषय को और थोड़ा गहराई में चलकर देखते हैं। सारावली का मत लेते हैं। सारावली के मत से देखते हैं सूर्य का 12 राशि में प्रभाव। मेरा निवेदन है उन लोगों से जो ज्योतिष में अत्यधिक रुचि रखते हैं, वो वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे। मेष राशि में हमने सूर्य को बिठाया। अब हम सूर्य के बारे में फलादेश करते हैं, और ऐसा फलादेश भिन्न भिन्न आचार्यों के मत को लेकर के है। क्या मेष राशि में सूर्य होने से अच्छा फल देंगे? चूंकि यहाँ पर कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, फिलहाल हम सिर्फ कल्याण वर्मा के विचार लेते हैं। श्रीमद कल्याण वर्मा का कहना है कि अगर मेष राशि में सूर्य है तो जातक शास्त्रार्थ करने वाला होता है। शास्त्रार्थ तभी करेगा जब इसके अंदर ज्ञान होगा, अर्थात ये व्यक्ति ज्ञानी होता है। ज्ञानी होने वाला व्यक्ति पुस्तक रचयिता भी होता है, ग्रंथ लेखक भी होता है, विशिष्ट विद्वता की कला होती है इसमें। और जो व्यक्ति में कला होगी वो प्रसिद्ध भी होगा, अर्थात यह व्यक्ति कला में प्रसिद्ध होगा। परंतु कौन सी कला? लेखन कला। और देखिए, जब शास्त्रार्थ कोई करता है तो शास्त्रार्थ करने के लिए एक प्रकार का विरोधाभास युद्ध ही तो होता है, वाक युद्ध होता है। अतः ये शास्त्रार्थ में युद्ध प्रेमी होते हैं। बात बात में बिफर पड़ना और अपनी बात को मनवा देना, इनके अंदर एक कला होती है। अतः ये कला में निपुण होते हैं, क्योंकि उग्रता होती है। सूर्य मेष, और मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल की राशि, मंगल पित्त कारक है, उष्ण उग्र प्रकृति। सूर्य भी पित्त कारक है, उग्र प्रकृति, क्रूर स्वभाव, तेजस तत्व। अतः ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ होगा। घूमेगा तभी नए नए व्यक्तियों के साथ मुलाकात करके उनको शास्त्रार्थ में पराजित करने की उसके अंदर क्षमता होती है। अतः ये घुमक्कड़ होता है। इसकी हड्डियां मजबूत होती हैं जिसका लग्न में सूर्य हो, और साहस भी होता है इसमें। साहस कर्म में हमेशा तत्पर रहता है। हाँ, अब रोग के बारे में अगर विचार किया जाए तो पित्त और रक्त पीड़ा से इस व्यक्ति को परेशानियां रहती हैं। मसलन पित्त प्रकोप अर्थात बुखार, व्रण, फोड़ा फुंसी, नेत्र विकार। परंतु अध्यात्म में रुचि होने के कारण यह व्यक्ति स्वरूपवान होता है और राजा होता है। राजा वही नहीं होता जो तिलक लगाकर मुकुट बांध करके सिंहासन पर बैठे। हर कार्य में निपुणता के साथ साथ ओज तेज से युक्त अध्यात्मवादी, गूढ़ गहन अध्ययन करने वाला, राजयोग अर्थात योग ज्ञान के बारे में इसको अच्छा अनुभव होता है, मेरा मानना है। तो मेष राशि में सूर्य इस तरह से जातक को प्रभावित करता है। अब आप हमको बताइए कि मेष राशि में यदि सूर्य है और आपने ऐसी कुंडलियां देखी हैं तो क्या उनमें ये गुण पाए? यदि हाँ तो हमें जरूर कमेंट करें। अब सूर्य के ऊपर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो श्रीमद कल्याण वर्मा का कथन है कि अगर जन्म के समय में सूर्य मेष में बैठा हो या फिर वृश्चिक में बैठा हो और चंद्रमा से देखा जा रहा हो तो जातक दानी, अधिक नौकर वाला, सुंदर तथा स्त्रियों का प्रेमी
और कोमल देहधारी होता है। चलिए इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ये बात सत्य है, यदि चंद्रमा सूर्य को देखेगा तो सूर्य में कोमलता लेकर के आएगा ही आएगा। अतः जो कोमल होगा वो दान धर्म भी करेगा, और ऐसा जातक थोड़ा प्रेमी स्वभाव का भी हो जाएगा। जब दान धर्म नौकर चाकर वाला होगा तो प्रेमी भी होगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि से ये ओतप्रोत हो रहा है। चंद्रमा की दृष्टि से ये थोड़ा शीतल भी हो रहा है, इसकी उग्रता खत्म हो रही है, कम हो रही है। लेकिन क्या ये अध्यात्म छोड़ देगा, भोगी बन जाएगा? मुझे लगता है नहीं, भोगी नहीं बनेगा, अभी तो ये योगी बनेगा। मतलब कि स्त्रियों की तरफ इसका आकर्षण विशेष नहीं होगा, ये सिर्फ अपनी स्त्री के साथ ही जीवन में योग और भोग दोनों को ही समता की तरफ लेकर चलेगा। अपने ग्रंथ लेखन, अपने स्वाध्याय की तरफ ये सदैव दृढ़ रहेगा। मतलब कभी ये डिगेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा सुखेश है। सुख का कारक सप्तम भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति अपनी स्त्री का पूरा ध्यान रखता है। जिसका लग्न में सूर्य या मेष में सूर्य बैठा हो, वो अपनी स्त्री का ध्यान विशेष रखेगा, चाहे उसको धन की हो, द्रव्य की हो, नौकर चाकर की हो, वस्त्र की हो, सोने चांदी की हो, आभूषणों की हो, आवश्यकताएं ये पूरी करेगा। अतः ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य मेष में हो और चंद्रमा मेष के सूर्य को देखता हो, तो वो ऐसा व्यक्ति अपने स्त्री के लिए शुभ कारक होगा। अतः स्त्री के साथ इसकी कभी वैमनस्यता नहीं होगी, कभी थोड़ा सा नरम गरम चलता रहता है, क्योंकि दो तारें होती हैं बिजली की, अगर एक गरम एक नरम ना हो तो आग लग जाएगी। अतः इसकी स्त्री भी समझदार होती है, जब देखेगी कि पति का पारा चढ़ा हुआ है तो स्वयं नरम हो जाएगी, और जब देखेगी कि पति गलत मार्ग पे जा रहा है तो स्वयं गर्म हो जाएगी और सूर्य को ठंडा कर देगी। मेरा अपना ये अनुभव है, सो मैंने आपको बताया। आपका क्या विचार है, हमें आप अपने विचार दीजिए। चलिए हम देखते हैं, अगर सूर्य को मंगल दृष्टि दे रहा है, मंगल की दृष्टियाँ होती हैं चौथी, आठवीं, हालांकि सप्तम दृष्टि सभी की होती है, मगर चौथी और आठवीं मंगल को एक्स्ट्रा दृष्टि मिली हुई है। तो मंगल की दृष्टि सूर्य पर कब पड़ेगी? अगर ये मंगल कन्या में बैठा होगा तो सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी, मकर में बैठा होगा तो चौथी दृष्टि पड़ेगी, तुला में बैठा होगा तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी। ये तीन दृष्टियां हो गई, ठीक है। मान लीजिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, मंगल भी गर्म स्वभाव का है, तो कहते हैं यदि मंगल देखता हो तो ऐसा व्यक्ति अधिक बलवान हो जाता है, क्योंकि सूर्य तो बलवान है ही है और उस पर मंगल भी बलवान, तो अधिक बलवान हो गया। और इसके अंदर क्रूरता भी आ जाती है तथा लाल नेत्र वाला बन जाता है, और लाल हाथ पैर वाला ये तेज बल से युक्त हो जाता है। यह बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर मंगल बैठा हुआ है कन्या राशि में, आठवीं दृष्टि से सूर्य को देखेगा तो उग्रता, कामनाएं, भोग विलास के प्रति आकर्षण भी देगा। अगर मंगल बैठा होगा दसवें घर में, चौथी दृष्टि देगा, क्योंकि दसवें घर में मंगल प्रदीप्त बन जाता है, दिग्बली बन जाता है। दिग्बली के साथ साथ मंगल की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ेगी तो सूर्य को बहुत ज़्यादा क्रोध, आवेश डबल दे देगा। अतः ऐसा व्यक्ति ऐसी अवस्था में क्रोधी, मारामारी करने में पीछे नहीं रहने वाला, प्रशासक, शासक, अनुशासक सब कुछ हो जाता है। अतः मंगल की दृष्टि मेरे हिसाब से ठीक कह रहे हैं कल्याण वर्मा जी। बुध की दृष्टि अगर सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य का स्वभाव क्या होगा? आइए हम जरा बुध की दृष्टि देख लेते हैं। बुध की दृष्टि सप्तम है। अगर बुध सातवें घर में बैठेगा तो सूर्य को देखेगा। यदि सूर्य बुध से दृष्ट है तो सातवें दृष्टि से होगा। अब
कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं कि अगर बुध देखता है सूर्य को, मेष राशि में सूर्य बैठा हो और बुध देखता हो, तो कहते हैं भृत्य एवं दरिद्री, अर्थात इस व्यक्ति के पास नौकर चाकर भी होंगे लेकिन ये दरिद्री होगा। बाहर से देखने में अच्छा होगा, अंदर से कमजोर होगा, खोखला होगा, और ये दूसरों के काम बनाने में हमेशा तल्लीन रहेगा, लगा रहेगा। अंदर खाते में इसके पास धन नहीं होगा, अर्थात अल्पधनी होगा, और अंदर से निर्बल भी बनाएगा बुध, अधिक दुखी भी बनाएगा, और शरीर को मलिन एवं देहधारी बनाएगा। क्यों ऐसा कहा इन्होंने, इस पर हम जरा विचार करते हैं। क्योंकि बुध यहाँ पर षष्ठेश हो गया। जब षष्ठेश कोई ग्रह हो जाता है तो वो त्रिक भाव का कारक हो गया, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर सप्तम में बैठ करके सूर्य को दुखी करेगा, सुखी नहीं करेगा। अब यह बात बिल्कुल सत्य सटीक साबित होती है। आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। अब बृहस्पति के बारे में सारावली का क्या कहना है। बृहस्पति की दृष्टियां पहले आपको हम बता देते हैं। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति सूर्य को किस किस अवस्था में देखेगा। अगर बृहस्पति पंचम बैठा होगा यानी सिंह राशि में, तब 9वीं दृष्टि से सूर्य को देखेगा। यदि बृहस्पति होगा सप्तम स्थान तो सप्तम दृष्टि से देखेगा। यदि बृहस्पति होगा धनु में यानी 9वें घर में तो पंचम दृष्टि से देखेगा। अब तीनों अवस्थाओं में बृहस्पति की दृष्टि सूर्य को क्या प्रमाणित करेगी, सूर्य को अच्छा या बुरा क्या बनाएगी, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सारावली कहती है यदि गुरु की दृष्टि हो तो जातक अधिक धनवान होता है, दानी होता है, राजा का मंत्री एवं न्यायाधीश यानी जज इत्यादि बनाता है और श्रेष्ठ होता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बृहस्पति की दृष्टि, चूँकि सूर्य मित्र है बृहस्पति का, और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य को जब देगी तो सूर्य को राजा, अधिवक्ता, प्रशासक, न्यायाधीश इत्यादि बनाएगी ही बनाएगी, मंत्री इत्यादि ये दृष्टि बनाएगी ही बनाएगी। अतः बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर हर प्रकार से सकारात्मक होती है, इससे मैं सहमत हूँ। बृहस्पति के बाद यदि शुक्र देखता है सूर्य को तो शुक्र की दृष्टि सप्तम विशेष होती है। चलिए हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र के बारे में क्या कहते हैं हमारे कल्याण वर्मा जी। अब देखिए इन्होंने कितना स्पष्ट कहा है। यदि मंगल की राशि में सूर्य बैठा होगा और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो नीच स्त्री का पति एवं दुष्ट स्त्री में आसक्त, अधिक शत्रु वाला, अल्प बंधु वाला, दीन और कोढ़ी होता है। क्यों ऐसा है क्या, मैं आपको इस बारे में अपनी चर्चा भी देता हूं, आप अपने विचार भी दीजिएगा। देखिए शुक्र यहाँ पर द्वितीयेश है, कुटुंबेश है, जो सप्तम भाव में बैठ करके सूर्य को देख रहा है। सप्तम घर भोग का विशेष घर है, यौन स्थान विशेष है सप्तम। सप्तम भोग का घर होने के कारण सूर्य का आकर्षण स्त्री के प्रति होगा ही होगा, क्योंकि स्त्री कहीं ना कहीं घृत का कार्य करती है, अर्थात आसक्त करके पुरुष को उसके योग, उसके अनुष्ठान, स्वाध्याय से हटा करके अपने प्रति आसक्त कर देती है। जब स्त्री के प्रति कोई व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो उसकी कुटुंबियों के साथ विचारधाराएं नहीं मिलती, अथवा मतलब पिता, पुत्र, भाई, बंधु, कुटुंब, इनके साथ उसके विचार स्त्री नहीं मिलने देगी। यानी स्त्री कहेगी कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के तरफ मत जाओ। ऐसी अवस्था में सप्तमेश शुक्र
मार्केश भी बन जाता है। जब भी शुक्र की दशा आएगी तो इस व्यक्ति को भोग के कारण रोग भी होंगे और भयानक रोग होंगे। अतः ऐसी स्थिति में शुक्र का सप्तम स्थान पर होना इस बात का प्रतीक है कि वह सूर्य को अर्थात अध्यात्म शक्ति को अपनी तरफ खींच के उसको अपने में आसक्त करके भोगी बना देगी। वैसे भी सूर्य शुक्र का शत्रु है, सूर्य और शुक्र में शत्रुता है। तो ऐसी अवस्था में शुक्र सप्तम स्थान से बैठ करके सूर्य को देखेगा तो भोगी बनाने के कारण, स्त्रियों में आसक्त बनाने के कारण इस व्यक्ति को कलंकित करेगा। अर्थात ये पहले योगी महाराज अच्छे पोस्ट पर जाकर के फिर औरत में आकर्षित होकर के रोगी बन करके नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केश जो बनता है। और फिर शुक्र सूर्य से शत्रुता भी रखता है। अतः शुक्र की दृष्टि सूर्य पर अच्छी साबित नहीं होती और आई साइड यानी नेत्र पर बड़ा प्रभाव डालती है। सूर्य का प्रकाश कम कर देता है शुक्र। शुक्र स्त्री ग्रह है, बुध स्त्री ग्रह है और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं सत्य में तो स्त्री ग्रह है। बुध नपुंसक जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसा हो जाता है। तो शुक्र की दृष्टि का ये प्रभाव मेरे हिसाब से है। आप अपने भाव हमें जरूर बताइएगा। यदि शनि दृष्टि डाल रहा है मंगल के ऊपर, सूर्य के ऊपर, तो दुखी करेगा। शनि यहाँ आकर के नीच का हो जाएगा, लेकिन चौथे घर में बैठा हुआ शनि 10वीं दृष्टि से देखेगा और 11वें घर में बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा। 7वें घर में बैठा हुआ शनि सप्तम दृष्टि से देखेगा। शनि हानिकर है, अर्थात शनि से दृष्ट भौम राशि स्थित होने के कारण मंगल के ऊपर कुप्रभाव डालेगा। दुख से परिपूर्ण यानी चोट इत्यादि, दुर्घटना इत्यादि के कारण अंगहीन होने का योग भी बना देता है। और किसी भी कार्यों में ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने आप को लगा देता है कि पागलों की भांति उसमें ये लग जाता है। अपने बाल तक नोचने लगता है, उन्मत्त बना देता है, मूढ़ बना देता है, विक्षिप्त बना देता है। शनि की दृष्टि यदि सूर्य पर लग्न के अंतर्गत मंगल की राशि में पड़ेगी तो अच्छा नहीं होगा, अर्थात इस व्यक्ति को वो पागल और मूढ़ बनाएगा। इसी तरह से राहु केतु के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कल्याण वर्मा जी के समय में, उस काल में राहु केतु छाया ग्रह माने जाते थे और इनकी कोई मान्यता नहीं थी। अतः उन्होंने राहु केतु के बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं दिया। परंतु मेरे हिसाब से राहु भी यदि सूर्य को देखेगा सप्तम स्थान से तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को कलंक लगाएगा, चोट भयंकर देगा, सिर में पीड़ा भयंकर देगा, क्योंकि केतु लग्न में हो जाएगा और पितृदोष कारक भी बन जाएगा, पुत्र की कमी कर देगा। जब राहु बैठेगा 7वें, केतु बैठेगा लग्न में, तो जातक के सूर्य को ग्रहण लगा देगा और सूर्य ग्रहण लगने के साथ साथ ना तो इसको पुत्र का सुख होगा, बड़ी मुश्किल से एक पुत्र होगा, और ना ही पिता के साथ आपस में विचार मिलने देगा। मेरे अपने मत से ऐसा है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। मेरा प्रयास है कि ज्योतिष को अच्छे से खूब पढ़ें, जानें, समझें। विषय तो बहुत गहरा है, सागर की भांति गहराई में जाकर के पूरे रत्न निकाल के लाने की कोई गारंटी नहीं ले सकता, परंतु अपने अध्ययन, गहन विचारशीलता, ध्यान साधना एवं गुरु के आशीर्वाद से और जितना अंदर जाएगा कुछ न कुछ लेकर आएगा, लेकिन कभी भी ऐसा व्यक्ति अभिमान नहीं करेगा। बस
हम लेते हैं विदा। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी सुख से रहें, ज्योतिष पे गहरा अध्ययन करें और अध्ययन में हम भी आपके साथ होने का प्रयास करते हैं। 32 वर्षों से चल रही इस ज्योतिष साधना को परमात्मा का कर्म मान करके हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। जितना अनुभव, जितनी कुंडलियाँ देखी, उसके अनुसार मैंने जितना कुछ पाया आप सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, आपके साथ बात ज़रूर करूँगा। लेते हैं विदा सभी से, नमस्कार।